नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय स्टार्टअप की जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से बेशक रोजगार के मोर्चे पर कठिनाइयां पैदा हुई हैं, लेकिन इससे तमाम नए अवसर भी सामने आए हैं और युवा स्टार्टअप के जरिए इन अवसरों का लाभ भी उठा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप ने कैलेंडर वर्ष 2021 की तीसरी यानी जुलाई सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 82.14 हजार करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। ये आंकड़ा 2020 की समान तिमाही के मुकाबले दुगना और 2021 की दूसरी तिमाही से 41% ज़्यादा है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या में भारत ने चीन, ब्रिटेन और कनाडा सहित कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम चर्चा भारतीय स्टार्टअप की करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं कि जब विपदा आती है तो अपने साथ अवसर भी लाती है। कोरोना महामारी आई, बहुत से लोगों के जीवन पर संकट आया, लेकिन इसी मुश्किल वक्त से जो लोग मजबूत बनकर बाहर आए, उन्होंने मिसाल कायम की। इन सब बदलावों को लाने में युवाओं का बड़ा रोल रहा। अब युवाओं की नौकरी और बिजनेस के प्रति सोच बदल रही है। युवा अब नौकरी से ज्यादा खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके सुखद नतीजे भी सामने आ रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप ने कैलेंडर ईयर 2021 की तीसरी यानी जुलाई सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 82.14 हजार करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। ये आंकड़ा 2020 की समान तिमाही के मुकाबले दोगुना और 2021 की दूसरी तिमाही से 81% ज्यादा है। कैलेंडर वर्ष 2021 की तिमाही में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या में भारत ने चीन, ब्रिटेन और कनाडा सहित कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत अगर इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इसके ठोस कारण भी हैं। भारत में स्टार्टअप को कंपनियों के डिजिटल एडॉप्शन से काफी फायदा हुआ है। इसके साथ ही आम लोग भी अब ऑनलाइन खरीदारी बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि स्टार्टअप अपने बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं और इस वजह से निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। वैश्विक सलाहकार कंपनी PwC इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी तिमाही में भारत में 10 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं चीन और हांगकांग के साथ और यूके और कनाडा ने 4 स्टार्टअप्स को इस क्लब में शामिल किया है। मूल्य और मात्रा के लिहाज से सभी क्षेत्रों में पूंजी जुटाने की गतिविधियों में तेजी रही। फिनटेक, एडटेक और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस निवेश के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनकी कुल पूंजी में हिस्सेदारी करीब 47% रही। 2020 और 21 की तीसरी तिमाही में बेंगलुरु और NCR में सबसे ज्यादा पूंजी आई। इसके बाद मुंबई और पुणे के स्टार्टअप ने पूंजी जुटाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय करीब 100 यूनिकॉर्न हैं। 2019 में इस लिस्ट में करीब 10 कंपनियां शामिल हुईं। 2020 में इस लिस्ट में 13 कंपनियां शामिल हुई थीं। वहीं स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस का कहना है कि भारत में 336 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनका मार्केट कैप $1 अरब के पार है। इसमें 100 के करीब यूनिकॉर्न्स हैं। इन यूनिकॉर्न्स का टोटल मार्केट कैप करीब $240 बिलियन है। अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न्स के मामले में तीसरे पायदान पर है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारत में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होंगे, जिनका कुल मूल्य 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। दरअसल भारतीय स्टार्टअप ने जिस प्रकार का उछाल दिखाया है, विकास दिखाया है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं और कई तरह के पहलू भी सामने उभर के आते हैं। आखिर क्यों भारत में जो नौजवान है वो स्टार्टअप की तरफ तेजी से उसकी तरफ मुड़ रहा है या उसको अपना रहा है? साथ ही सरकार क्या वास्तव में सुविधाएं स्टार्टअप को दे रही है? दूसरा, भारत में स्टार्टअप के लिए वातावरण कैसा है? समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं? ये ऐसे पहलू हैं जो
जिन पे चर्चा होती रहती है और समय समय पर इस पर सरकार भी अपना पक्ष रखती है। लेकिन हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोविड की चुनौती के बीच भी भारतीय स्टार्टअप ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस अगर दिया है तो क्यों दिया है। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय दुआ जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी भी यहाँ पर जुड़े हैं। शुभमोय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे महेंद्र स्वरूप जी से, जो चेयरमैन है स्टार्टअप एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। महेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आप ही से ही करूंगा। जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं भारतीय स्टार्टअप की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्ट तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कभी इतनी तेजी से स्टार्टअप्स में पैसा नहीं आया जैसे आजकल आ रहा है और जो जोरी है। और इंडियन मार्केट जो है इस वक्त बहुत ही गरमाई है। स्टार्टअप्स में जितनी आजकल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये विदेशों से कंपेयर करें तो आप सबसे ज्यादा हो रही है। चाइना से भी ज्यादा इस साल उम्मीद है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होगा जी। और आप जैसा आपने भी जिक्र किया और रिपोर्ट में भी बोला कि हमारे यहाँ हर महीने 3 या 4 यूनिकॉर्न हो रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कितना इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पे, और कि वो अपने मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। इंडिया खुद में ही इतना बड़ा मार्केट है कि किसी इन्वेस्टर को और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में 1.3 बिलियन की आबादी है और इसमें पेनिट्रेशन आप किसी चीज में भी देख लें, पेनिट्रेशन लेवल्स इतने लो हैं कि वैल्यूएशंस जो हमारे यहाँ हैं वो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो उसके अगर आप इस तरीके से देखें कि वैल्यूएशंस, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत हाई है, ये बबल है, ये बस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी, क्योंकि जिस जगह इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी आप देखें नेक्स्ट 10 साल, 12 साल, 15 साल तक। हाँ, तो ये बहुत ह्यूज कंपनीज, ये कंपनीज अपने ही में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। जी, चलिए अजय जी। और इस वक्त जी, मैं आप आता हूं महेंद्र जी आपके पास। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भारतीय स्टार्टअप का हमें विकास देखने को मिल रहा है, जिस तेजी के साथ भारतीय स्टार्टअप में हमें एक सुनहरी चमक दिखाई दे रही है भविष्य की, आप इसे कैसे देखते हैं और इसकी वजह क्या है? धन्यवाद जी ये प्रश्न के लिए। पिछले 5-7 सालों में विशेषतः स्टार्टअप्स को हिंदुस्तान में बहुत प्रोत्साहन मिला है जी। और वो जो प्रोत्साहन है, डिजिटल इंडिया के बारे में तो हमने बात ही किया, जैसे किया गया है जी स्टार्टअप इंडिया, एक मिशन लॉन्च किया गया इस सरकार ने अपने फर्स्ट टेन्योर में। उसके बाद एसोसिएशन जो इनकी हैं, जिसके महेंद्र स्वरूप जी प्रतिनिधि हैं, इन सब ये आपस में संगठित हैं। इन्होंने एक संगठन भी बना लिया। उस संगठन का भारत सरकार को बहुत फ़ायदा हो रहा है, कारण जो स्टार्टअप्स के सामने कठिनाइयाँ आती हैं समय समय पे जी, उन कठिनाइयों को सरकार तक कैसे ले जाने का एक माध्यम मिल गया है। और सरकार ने, मैं एक बताना चाहूँगा, चाहे मुझे निवृत्त हुए 5-7 साल से ज़्यादा हो गए, पर सरकार ने एकदम अपने स्टार्टअप इंडिया मिशन के नीचे जो इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अड़चने थी, उसको तवज्जो दी है। और उनको आप देखिए कि इनको कई प्रॉब्लम्स थी। एक तो डेफिनेशन के ऊपर कि किसको स्टार्टअप कहा जा सके, किसको ना कहा जा सके, हमें रिकग्नाइज कैसे किया जाएगा, हमें टैक्सेशन के कई प्रकार की सुविधा सरकार देना चाहती है, पर जो प्रैक्टिस में डिफ़िकल्टी है, रूल्स भी कानूनी नहीं, रूल्स भी बदलने की ज़रूरत है। तो सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से इसको इनके तरफ ध्यान दिया गया। एक दूसरा माहौल जो यहाँ बना है जी, उसका एक कारण कि हिंदुस्तान में बहुत सालों से एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब लोग जो रिस्क लेके अपनी नई बिजनेस स्टार्ट करने का जी, एक हो सकता है कि सरकार यहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट मिलना थोड़ा कठिन है। इतने बड़ा देश जहाँ पे इतने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो तो होगा ही कि इतनी सरकार फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल में जितना भी करे, ये तो फॉर्मल सेक्टर नौकरियाँ नहीं क्रिएट कर पाई या करना भी कठिन है। तो लोगों ने अपने आप ही कि लघु उद्योग से शुरू करके
अपने आप की प्रगति करके आज 100 लोगों की यूनिकॉर्न, जो इसके बारे में कहा गया कि 1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ से ज़्यादा उनकी मार्केट वैल्यू हो गई, जो छोटे छोटे लेवल से, और अब वो 100 से ज़्यादा है। और अनुमान, जैसे रिपोर्ट ने अभी कहा, कि 100 और अगले 2-4 साल में आने की उम्मीद है जी। तो मैं कहूँगा कि भारत में आज अपनी मार्केट तो बहुत बड़ी है ही। महेंद्र स्वरूप जी ने उसके बारे में बात किया कि अगर 1.35 बिलियन लोग हैं और हमारी पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, लोगों को बाहर देखने की जरूरत नहीं। अब हिंदुस्तान में पैसा लगाने के लिए दुनिया में आजकल जैसे कहते हैं ना, लिक्विडिटी बहुत है, पैसा हर का इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी हो, पैसा लगाना चाहती है जी। पैसा लगाने के लिए हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मार्केट और उसमें इतने लोग अपना स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो वेंचर कैपिटल्स के अलावा, वेंचर कैपिटल्स होते हैं जो रिस्क लेते थे, अब वेंचर कैपिटल से आगे प्राइवेट इक्विटी फंड जो रिस्क नहीं, जो इसको इन्वेस्टमेंट रूप से देखते हैं, उसके अंदर पैसे लगाने जी बिल्कुल। जो शुरू हो फंड गए। की बात आप कह रहे हैं, जो एफडीआई की बात आती है, निवेश की बात आती है, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय स्टार्टअप के लिए। लेकिन मैं आपसे शुभमय जी ये समझना चाहूँगा कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि हो सकता है कुछ लोग इस बात से बहुत सहमत नहीं हो, लेकिन मैं मानता हूं कि 50% की ग्रोथ भारतीय स्टार्टअप में अगर हो रही है, तो ये अपने में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी एक सुनहरी झलक हमें भविष्य की दिखाई देती है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये रुझान क्यों है कि भारतीय जो हैं वो स्टार्टअप की तरफ उन्मुख हो रहे हैं? देखिए, भारत में एक चीज़ अब देखिए, कई दशकों से एक सरकारी एक सरकारी क्रम होता था कि भाई हम परियोजना बनाएंगे जी। और उस परियोजना से हम छोटे शहरों में, गांव में काबिल लड़के लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप जाके कोई ना कोई इंटरप्राइज शुरू करो। ट्राइसिम, IRDP, दुनिया भर के सिस्टम प्रोग्राम्स थे। मुश्किल उनमें ये था कि उसमें बहुत मात्रा में सरकारी अनुदान का एक क्षेत्र रहता था कि सरकारी इतना पैसा देगा, सरकार स्किल बनाएगा और उसके तहत फिर जाके वो अपना कामकाज शुरू करेंगे। जी। वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। जब उससे हट के सरकार ने मार्केट क्षेत्र को, इकोनॉमी को अपना सहायक के हिसाब से स्थापित किया, तब ये पूरा विचार बदल गया, पूरा माहौल बदल गया। जैसे दुआ साहब कह रहे थे, क्यों बदल गया? क्यों अभी सरकार ने कहा कि भाई हम पैसे देने के मामले में नहीं रहेंगे, हम सिर्फ आपको वो सहायता देंगे जब आपके अड़चने आते हैं, उनको उनको किस तरह से संभाला जाए। जी। टैक्स के मामले में हो, दूसरे किसी रेगुलेशंस के बारे में हो, इंटरस्टेट कोई ना कोई अगर झमेला हो कि आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं, उसमें कोई अगर झंझट आए, इलेक्ट्रिसिटी, रास्ता, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन पैसा जुटाना और कैसा एक संस्थान आप बनाएंगे, इस पर आप पूरी तरह से रिस्क लीजिए, आप पूरी तरह से बनाइए। और मज़े की बात यह है कि जब ये चीज़ लोगों पर डाला गया कि आप ही समझिए आपको क्या चीज़ खरे उतरेगा, तो लोग अपने आप में रास्ता निकाल लिए। यानी कि सरकारी सहायता से चलने वाला जो एक जो सिस्टम था, करीब 40-50 साल से हमने कोशिश किया था, वो कहीं रह गया। आगे निकल के जिसकी बात आप कर रहे हैं, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का मतलब क्या है कि भाई वही लड़के जो आज ने, जो पहले भी देखते थे कि भाई संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं को सरकारी केंद्र से, सरकारी अनुदान के हिसाब से चलना पड़ता था, वो सारे नियम हटा दिए गए हैं। जी। तो इसलिए जब आप हम कहते हैं कि क्यों ये ज़्यादा सक्षम है, और जैसे महेंद्र स्वरूप जी कह रहे थे कि क्यों ये चीज़ें ज़्यादा दीर्घस्थायी होंगे, वो इसलिए होंगे क्योंकि अब इनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। किस तरह के क्षेत्र में कैसा एक उद्यम आएगा, इस पर किसी को कुछ कहना नहीं है। कहना सिर्फ एक ही चीज़ है कि मार्केट में आपका स्कीम जो है वो खरा उतरता है या नहीं। अगर उतरता है तो आपको पैसे मिलेंगे, इन्वेस्टर्स आके आपको पैसे देंगे, और अगर नहीं उतरता है तो फिर ठीक है, आप दूसरा कुछ चीज़ कोशिश कीजिए। ये जो
नजरिया का बहुत बड़ा बदलाव है। जी यही स्टार्टअप इंडिया का मूल मंत्र है। जी बिल्कुल, इसी मंत्र को ही मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इस देश में रोजगार की चर्चा बहुत होती है, नौकरियों की चर्चा बहुत होती है, नौकरियां बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन जैसा कहा जाता है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले भी बनी है। और भारतीय स्टार्टअप जिस तेजी के साथ काम कर रहा है इस क्षेत्र में, वो अपने में अद्भुत उदाहरण है। लेकिन महेंद्र स्वरूप जी, मैं आपसे कुछ बातों का जवाब चाहता हूं। सरकार कहती है वो भारतीय स्टार्टअप को खूब बढ़ावा दे रही है, जो सुविधा चाहिए सरकार दे रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हेल्दी इकोसिस्टम जिसकी बात की जाती है, क्या वो अभी भारतीय स्टार्टअप के लिए है? और डिजिटल अडॉप्शन से कितना फायदा हुआ है भारतीय स्टार्टअप को? देखिए, स्टार्टअप की कहानी जो शुरू हुई है वो डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो कि सरकार ने निकाला उससे शुरू हुई। जी और सबसे बड़ी जो देन है सरकार की, वो डिजिटल इंडिया की है। ये आज आप देखेंगे कि डिजिटल एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसा डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा की जो कॉस्ट इंडिया में है वो लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इससे स्टार्टअप्स की सुविधा बहुत बढ़ जाती है कि मार्केट रीच बहुत बढ़ जाती है। अगर आप फिजिकली देखें, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को मार्केट करना, वो बहुत महंगा और बहुत टाइम लेने वाली चीज होती है। अगर आप डिजिटल माध्यम के थ्रू मार्केटिंग करेंगे और हर कस्टमर को रीच कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, तो उससे मार्केट एकदम से स्केल अप हो जाता है, बढ़ जाता है। जी जैसे 100 से शुरू होके 10,000 कस्टमर्स जाने में हफ्तों खाली लगते हैं। और अगर आप किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जाएं तो आपको 10,000 कस्टमर करने के लिए कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। तो जब यहाँ पे स्केल अप इतना फास्ट हो रहा है मार्केट का, और रीच बहुत बढ़ रही है, जिसको कहते हैं कि कस्टमर तक आप पहुंचा सकते हैं, आप जो भी सुविधा दे रहे हैं, जो भी माल बेच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो पूरा डिजिटल माध्यम से हो रहा है। आप किसी के फोन पे देख लीजिए, 60-70 से कम एप्स उनके डाउनलोड नहीं होते हैं। हर चीज के एप्स हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये सब सुविधाएं डिजिटल ले आए हैं। उससे कितने एंटरप्रेन्योर्स को, जो भी सरकार के जो इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है, जी और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने डेटा की कॉस्ट इतनी लो रखी हुई है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट जो है बहुत फास्ट स्केल अप हो रहा है। और इन्वेस्टर्स को दिखता है कि हमारे पैसे 3 या 5 साल के अंदर डबल नहीं बल्कि 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स उनको मिल सकते हैं। तो इस टाइप की ग्रोथ जो हो रही है खाली डिजिटल माध्यम से हो रही है। अगर ये डिजिटल इंडिया नहीं होता तो ये सब एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं आ पाते फील्ड में, क्योंकि ज्यादातर सबका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है। आप देखिए IIT, IIM, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े बड़े युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 22-22, 23-23 साल में अपनी वेंचर लगा लेते हैं। आजकल आप देखिए जो बिलियनर्स बने हैं वो 30-30 साल के बिलियनर्स बन गए। अगर आपको महेंद्र जी पहले बिलियनर बनने के लिए आपको 2 या 3 जनरेशन लग जाता था, जी यहाँ पे आप एक जनरेशन में 10 साल के अंदर आप बिलियनर बन रहे हैं। जी महेंद्र जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं कि भारतीय स्टार्टअप के जरिए एक बात ये भी देखने को मिल रही है, जो मैं पहले जानना अजय जी से चाह रहा था, कि अब नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले ऐसे युवा सामने आ रहे हैं। क्या भारतीय स्टार्टअप जो है वो इस हमारी जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है उसको बदल रहा है तेजी के साथ? देखिए, अब अगर आप किसी आजकल कैंपस रिक्रूटमेंट में जाएं तो लोग ये कहते हैं, जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं, कि मैं साहब नौकरी नहीं चाहता हूं, मैं नौकरी देना चाहता हूं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट होता है कि मैं खुद नौकरी नहीं मांगूंगा, मैं नौकरी दूंगा लोगों को। तो एक एंटरप्रेन्योर जब शुरू करता है तो वो पहले 3 महीने में कम से कम 15-20 आदमियों को नौकरी देता है। और आप सब तो बात कर रहे हैं आप लोग के फॉरेन इन्वेस्टमेंट और FDI की, पर जो सीड इन्वेस्टमेंट होता है, जो देते हैं शुरू में पैसा, जो पहली चेक मिलती है किसी एंटरप्रेन्योर को, वो हमारे जैसे हिंदुस्तानी लोग देते हैं, आप और हम देते हैं, जिसको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। आजकल ये एंजल इन्वेस्टर्स खाली बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में नहीं है। एंजल इन्वेस्टर्स are Tier 2 और Tier 3 सिटी से आ रहे हैं। वो लोग 5-5 लाख, 10-10 लाख मिल के, नेटवर्क बना के, मिल के 5-5, 10-10 लाख लगा के, एग्रीगेट करके 1 करोड़, 1.5 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं।
तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए होती है, वो फर्स्ट चेक या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन दे रहा है। वो सब लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग हैं जो 10-10-15 आदमी मिलके 5-5 लाख दे के 1.5-2 करोड़ रुपए दे दे के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे जी हैं। महन जी, तो आप अजय आजकल जी, देखिए, अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो विदेशी निवेश की बात हम कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप में, उसकी क्या स्थिति है, और दूसरा यूनिकॉर्न जिस तरह की चर्चा हो रही है उसको लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मैं दो चीज़ें पहले कहना चाहूँगा कि कोई भी जो स्टार्टअप है दुनिया में कहीं भी, विश्व में कहीं भी हो, ये जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप यशस्वी होगा। शुरुआत आप अच्छे तरीके से करें, शायद आप सरवाइव कर जाएंगे, पर मार्केट इतनी जल्दी बदलती है, सरकमस्टेंसेस इतनी जल्दी बदलते हैं कि दुनिया में परसेंटेज जो लोगों ने पैसा लगाया, मैं वेंचर कैपिटल की इसलिए बात कर रहा था, वेंचर कैपिटलिस्ट दुनिया भर में 1 in 7 को सक्सीड करेगा उस समझ से अपने पैसे लगाते हैं कि 6 जगह हमारा पैसा फेल हो जाएगा, पर उसमें से 7 में से 1 का यशस्वी रहेगा, पर उस 1 में हम इतना पैसा बनाएंगे जिससे जो हमारा घाटा 6 में हुआ वो पूरा हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में भी अगर 100 लोग यूनिकॉर्न बने हैं तो उसके साथ कई हज़ारों लोग होंगे जो यशस्वी नहीं हो पाए, पर उसका ये मतलब नहीं यशस्वी नहीं हो पाए, रिस्की काम है, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। जिसने रिस्क लिया, ठीक तरह लिया, उसको प्रॉफिट हो गया, बाकी फेल हो गए। वो इस कारण मैं बताना चाह रहा था कि ज़रूर या हमें सरकार का काम, जो लोग प्रमोटर्स हैं, अगर उनके निर्देशक वगैरह हैं, उनका काम ये रहता है ये रहना चाहिए कि आपका परसेंटेज ऑफ कंपनीज जो सक्सीड करेंगी, सफल होंगी, वो ज़्यादा हो। 1 in 7 ना रहे, 2 in 7 हो जाए, 3 in 7 हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए। तो जो सरकार ने कदम लिए हैं वो इसी दिशा में है कि लोग फेल ना हो, टैक्स का बेनिफिट देना है, टैक्स का दिया जाए, लोगों के लिए रूल्स सिंपल किए जाएं। वो एक प्रश्न में एक उत्तर वो देना चाहता था। दूसरा कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, मैंने जैसे कहा दुनिया में कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज अवॉश विद मनी, मतलब बहुत पैसा है, तो लोग जाएंगे जहाँ की मार्केट बड़ी है। कंपनीज पिछले 2 सालों में भारत की बड़ी कंपनियों में पैसा ज़्यादा बाहर से नहीं आया। रिलायंस के पास आया जियो प्लेटफॉर्म के लिए, और रिलायंस रिटेल के लिए $15 बिलियन उन्होंने रेज़ किया, पर बाकी कंपनियों में नहीं आया। पर लोगों ने कुछ पैसा, बाहर वालों ने पैसा, जिसे पार्क कहते हैं ना, टेम्परेरली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया, स्टार्टअप्स में लगाया, और जिसका 82,000 करोड़ एक क्वार्टर में, हम जो आप जिक्र कर रहे हैं 82,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, $11 बिलियन। पर मेरा कहना है कि अब हम ये माहौल ठीक रहना चाहिए हिंदुस्तान में, नहीं तो ये पैसा अब बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में, रिलायंस का उदाहरण देख के, और टाटास, अदानीज, आदित्य बिरला ग्रुप सब चाह रहे हैं और तैयार हैं अपने प्रपोजल्स लेके कि ये फ्यूचर का पैसा प्राइवेट इक्विटी का हमारे यहाँ आए। टाटास ने कुछ पैसा पिछले हफ्ते ही, नहीं मैं आपसे ये महत्व का थोड़ा प्रश्न है कि जो अभी तक पैसा आ रहा था उस टाइम भारत में लार्ज इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से इतना कंपटीशन नहीं था। हो सकता है भविष्य में, ये एनालिस्ट लिख रहे हैं कि ये पैसा उधर जा सकता है। चलिए, जब बाजार फाइनली मैं यूनिकॉर्न के बारे में कहना चाह रहा हूँ जी। यूनिकॉर्न 100 लोगों का सक्सेस होना, और हर साल 10-12 एवरेज जो बताई गई थी कि वो नए यूनिकॉर्न हो रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत श्रेय बात है कि इतने लोग बढ़ रहे हैं। 7,500 करोड़ तक पहुंचना, और 100 और आ जाएंगे, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। आपने तमाम आना कि यही सब लोग बिल्कुल नौकरियां देंगे। आपने तमाम कंपनियों का नाम लिया, लेकिन मैं मानता ऐसा हूं कि भारतीय स्टार्टअप के जरिए जो छोटे और युवा नौजवान उत्साही उद्योग में जो अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए अच्छे अवसर भी हैं। लेकिन आप चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती ये है कि एक तो
भारत में और भारत ही नहीं, बहुत सारे देश में लगता है कि जब कोई चीज़ अच्छा हो रहा है तो उसको और अच्छा बनाने का कोशिश किया जाता है। अब मेरा आग्रह ये रहेगा कि अब फ़िलहाल जिस तरह का माहौल बनाया गया है उनमें कहीं हो सकता है कुछ कुछ जगह पे अड़चने हो, लेकिन उनमें ज़्यादा छेड़खानी ना किया जाए। यानी कि भारत सरकार के जो मुलाजिम हैं, राज्य सरकार के जो लोग हैं, म्यूनिसिपैलिटी के जो लोग हैं, इन सारे अफसरान को ये मानना चाहिए कि हमने जो सिस्टम जो तैयार हुआ है, कुछ चेष्टा के बावजूद अपने आप तैयार हुए हैं, उनमें ज़्यादा छेड़खानी ना करें। सिस्टम अपने आप में चले, ये स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। पैसा, लक्ष्मी अचंचल चीज़ों को पसंद करते हैं जी। कोई अस्थिरता उनको पसंद नहीं है, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि रिस्क कैपिटल को लेकर सबसे बड़ा बदलाव स्टार्टअप से भी नीचे आ रहा है, वो आ रहा है स्वनिधि। भारत सरकार का एक स्कीम है जो पटरी वाले, रेल चलाने वाले, इन लोगों के लिए भारत सरकार ने जो स्कीम लेकर आए हैं कि इनको सहायता दिया जाए, आपको मानना पड़ेगा, विश्वास कीजिए, उसमें जो बदलाव का जो जोश आ रहा है धीरे धीरे कि भाई हमको भी पैसा मिल सकता है, मिलता है, और इससे रिस्क, जिसका हम लोग काफ़ी बात चर्चा कर रहे हैं, वो रिस्क हम संभाल सकते हैं। यही स्टार्टअप इंडिया का बुनियाद रहेगा। जी बिल्कुल, यही जो भरोसा, जिस भरोसे की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय स्टार्टअप का जो हम एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा आधार यही है कि भरोसा, बाजार पे भरोसा, लोगों पे भरोसा, सरकार पे भरोसा, और जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है उस पर भी भरोसा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सुमोय जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी और महन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।